बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो पास पेपर की डिस्कशन के हवाले से है। इंस्पेक्टर एएसएफ का एग्ज़ाम हुआ है, आए उसके एमसीक्यूज़ को मिल के डिस्कस करते हैं। जैसा कि लिखा गया है, एएसएफ इंस्पेक्टर पेपर 10 मई 2026 को हेल्ड हुआ है। उसके चंद एक एमसीक्यूज़ हैं। वैसे तो पेपर वाज क्वाइट ईजी जो मैं देख रहा था। एनी हाउ, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे लॉन्गेस्ट तो नहीं, ये लार्जेस्ट होना चाहिए। सबसे बड़ा रिवर सिस्टम कौन सा है? तो इसका हमारे पास जो सही ऑप्शन है दैट इज बेसिकली इंडस रिवर। अब रिवर सिस्टम से क्या मुराद है? से फॉर मैं कहूं कि ये हमारे पास पाकिस्तान है, तो चाइना के अंदर एक एरिया है जिसका नाम है तिब्बत वैली। तो तिब्बत के अंदर है लेक मानसरोवर। वहां से ना इंडस रिवर निकलता है और आकर अरेबियन सी में गिरता है। कहां पर गिरता है? अरेबियन सी में। इसकी टोटल लेंथ जो है ना 3180 किलोमीटर है। पाकिस्तान में पूछेगा तो तकरीबन लगभग 3996 किलोमीटर, 2996 किलोमीटर। तो ओवरऑल इसकी जो है ना 3180 किलोमीटर टोटल लेंथ है। तो बाकी दरिया जो है ना आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं कहूँ ये झेलम है, ये चनाब है, उसके अलावा जो है ना ये रावी है, सतलुज, ये सारे दरिया आकर किससे मिलते हैं? इंडस के साथ। तो ये इंडस की ट्राइब्यूटरीज मानी जाती हैं। तो इंडस में से कैनाल सिस्टम का निकलना, दरियाओं का निकलना, तो ये उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम बनाता है। तो जवाब जो है वो क्या होगा? इंडस। बाकी भी एमसीक्यूज आप याद रख सकते हैं। चाइना तिब्बत रीजन से निकलता है, लेक मानसरोवर से निकलता है, और 3180 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। फिर लाहौर रेजोल्यूशन कब हुई? क्वेश्चन है। तो 1940, 23 मार्च 1940। हम लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं? पाकिस्तान रेजोल्यूशन। पहली बार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने यह बात की कि हमें अलहदा से एक मुल्क चाहिए, और मुल्क भी कौन सा? पाकिस्तान। नो डाउट उस रेजोल्यूशन में पाकिस्तान का लफ्ज़ शामिल नहीं था, वो बाद में 1941, 1942 के अंदर शामिल किया गया। लेकिन 1940 में ये कहा गया हमें अलहदा होमलैंड चाहिए। तो इस वजह से फिर हम बाद में पाकिस्तान बना, तो इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम देते हैं। आपके क्वेश्चन के मुताबिक 23 मार्च 1940 को जो है ना ये पेश की गई, और जिसने प्रेजेंट किया उनका नाम था A.K. फजलुल हक। A.K. फजलुल हक। और A.K. फजलुल हक जो है ये तब PM थे बंगाल के। अब आप ये ना कहिएगा कि सर ने इसे PM क्यों लिख दिया। जब सूबे का बड़े होते थे ना ब्रिटिश राज के अंदर, क्योंकि बरतानिया की हुकूमत थी, पाकिस्तान नहीं बना था, तो सूबे का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था उसको CM की बजाय प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। तो ये कि फजलुल हक के लिए ये भी याद रखेंगे कि 1937 से लेकर 1943 तक जो है 43-44 तक वो जो है PM बंगाल रहे। तो उन्होंने प्रेजेंट की थी, और 23 मार्च 1940। नेक्स्ट जो है उसने पूछा कि पाकिस्तान हाईएस्ट पीक। तो K2 गुडविन ऑस्टिन 8611 मीटर इसकी हाइट है। यह पाकिस्तान की पहाड़ों में सबसे बुलंद चोटी है। और आप ये भी याद रखेंगे कि K2 जो है वो किस सिलसिले में है? कराक्रम के अंदर है। इसके अंदर है कराक्रम। K2 को विशियस माउंटेन भी बोला जाता है, क्योंकि ये अपने ऊपर कोपहमा को हर कदम पे मारने की कोशिश करता है। डन। तो कराक्रम के अंदर है, 8611 इसकी मीटर हाइट है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो जवाब था वो K2 गुडविन ऑस्टिन था। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज मेड अंडर विच एक्ट। अगर वो एक्ट का पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना 1956 का जो है वो किस एक्ट के तहत बना, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। असल में हुआ ये था कि इस एक्ट के तहत जो है ना पाकिस्तान की पहली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। उसके अंदर पहले 69 मेंबर्स थे, बाद में बढ़ाकर 79 कर दिए गए।
तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने पहली बार पाकिस्तान का कानून लिखने का काम किया, कानून बनाने का काम किया। तो इस वजह से इसका जो जवाब है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत ये बनाया गया, क्योंकि उसी के तहत पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनाई गई थी, उसने ये कानून लिखा था। फिर मसले चलते रहे, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 1956 में जाकर पास हुआ, दैट इज समथिंग एल्स। हाँ, वो ये पूछता कि मेजर सोर्स ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो फिर मैं कहता कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के पाकिस्तान तब तक इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के साथ चलता रहा। पाकिस्तान ने मेजर पोस्ट्यूल्स भी कॉन्स्टिट्यूशन के वहाँ से लिए, लेकिन सवाल ये है कि वाज मेड अंडर विच एक्ट, तो अंडर जो है वो 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज, कहता है कि विच प्रोविंस बॉर्डर्स विद ईरान एंड अफगानिस्तान। तो बलूचिस्तान ओनली प्रोविंस है जो दोनों के साथ जो है ना वो क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। अगर मैं बेसिकली ईरान की बात करूं तो हमारे पास तफ्तान बॉर्डर है, वो ईरान को लगता है। अगर अफ़गानिस्तान की बात करूं तो बहुत ही मशहूर चमन बॉर्डर, ये अफ़गानिस्तान का एक सूबा है कंधार, क्वेटा को कंधार से जोड़ता है चमन बॉर्डर। और ईरान की बात करूं तो तफ्तान बॉर्डर। तो राइट आंसर वाज बलूचिस्तान। नेक्स्ट जो है कहता है कि इफ़ वी इंक्रीज 20% देन डिक्रीज 20%, द फाइनल रिजल्ट इज डिक्रीज और इंक्रीज। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कहता है 20% इजाफा करें। मैं कह रहा हूँ लेट, हमारे पास 100 रुपये है, हम उन 100 रुपये के अंदर 20% का इजाफा करते हैं, तो 20% ऑफ 100, 20% ऑफ 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब क्या आ जाएगा, 20। 20% का मतलब यही है ना कि 20% मीन्स 20/100 मल्टीप्लाई बाई, हम किसका ले रहे हैं, 100 रुपये का 20%, 20 रुपये बनेंगे। तो इसका मतलब है कि 100 + 20 कितना हो गया, 120। अब कहता है इसमें से 20% आप डिक्रीज करें। देखिए मैं 20% लेता हूँ, 20% की जगह ओवर 100 किस चीज़ के निकाल रहा हूँ, 120 के, यह आ जाएगा 120, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, 12 2s are 24। अब 120 में से मैं 24 को माइनस करता हूं तो मेरा जवाब आता है 96। अब देखिए वही 20% है, हमने 20% इंक्रीज किया, 20% डिक्रीज किया, लेकिन फाइनल रिजल्ट 100 की बजाय क्या निकला, 96। तो आपका आंसर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसके बाद है नेक्स्ट, कहता है कि ब्लैक सी की ब्लॉकेज की वजह से किस प्रोडक्ट की ट्रेड जो है वो मुतासर हो रही है। ब्लैक सी को ब्लॉक किया गया है तो उसकी वजह से किसकी, आपको पता है कि यूक्रेन जो है वो वीट के हवाले से बहुत मशहूर है, या ग्रेन्स के हवाले से। तो ब्लैक सी में से मोस्टली ग्रेन्स की जो है ना ज़्यादातर ट्रेड होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन था दैट वाज गंदम या वीट, क्योंकि ब्लैक सी को जो बॉर्डर कर रहा है वो रशिया करता है, यूक्रेन करता है, नीचे से यहाँ अपना क्रीमिया जो है उनका पेनिनसुला जो है वो लगता है। तो यूक्रेन में जो है ना वीट ज़्यादा होती है, तो इसका आपका जो राइट आंसर था दैट वाज वीट। फिर कहता है कि वेरी का मतलब बताएं उर्दू में। तो होशियार वाज द राइट ऑप्शन, क्योंकि वेरी का मतलब होता है कॉशियस, जो अपने इर्द गिर्द होने वाले तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हो, हम उसको वेरी बोलते हैं। तो होशियार वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि वाई वाज द पाकिस्तान सऊदी अरेबिया एग्रीमेंट साइंड इन 2025 2025 17 सितंबर 2025 को हमने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया, SMDA, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। वैसे तो इसकी ढेर सारी वजूहात हैं, हम सऊदी अरब को न्यूक्लियर अम्ब्रेला देंगे, मतलब कि हमारा न्यूक्लियर बम जो है वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए भी यूज़ हो सकता है, वो हमारी फाइनेंशियल मदद करेगा। लेकिन इसकी इमीडिएट कॉज क्या बनी, आपको पता है पीछे में हमारी झड़पें हुई थी, बनियान अल मरसूस, अभी भी फंक्शंस मनाए जा रहे हैं। तो इस वजह से ड्यू टू इंडिया की अग्रेशन की वजह से पाकिस्तान ने भी एक सेफ हैंड ढूंढा, और सऊदी अरब वैसे भी मल्टीलैटरल होना चाहता था सिक्योरिटी के मामले में। पहले सिर्फ USA के पास थी, तो उसके साथ उसकी थोड़ी थोड़ी कशीदगियाँ चल रही थी, वो चाहता था कि मैं और जगह भी एक्सप्लोर करूं, तो हमने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है। उसके बाद हज कब फ़र्ज़ हुआ, तो 9th ऑफ हिजरा, क्योंकि 9th ऑफ हिजरा के अंदर जो है ना पहला वफ्द भेजा गया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गाइडेंस के अंदर, लीडरशिप के अंदर हज के लिए।
फिर 10 जो है हिजरी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जो है हज किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी में सिर्फ एक हज है, तो 9th ऑफ हिजरा इज़ दी राइट ऑप्शन। 10 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ये जो पहला वफ्द गया था ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की लीडरशिप में गया था। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसका जो आर्टिकल 18 है वो आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन देता है कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ करो, बिजनेस करो, आपको मुल्क में आज़ादी है। फिर लॉन्गेस्ट रिवर, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडस रिवर है पाकिस्तान में सबसे लंबा दरिया जो है वो कौन सा है, इंडस है। और अगर सबसे छोटा दरिया पूछे तो रावी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे मूव करते हैं। कहता है कि FIR रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट, मेरे ख्याल में वहाँ पर नियत दिया गया था ऑप्शन, इसका सही जो ऑप्शन है वो सेक्शन 154 है, CRPC के साथ, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के साथ, सेक्शन 154 के साथ जो है ना वो FIR दी जाती है। एनी हाउ FIR के जो तरीक़ाकार हैं वो पुलिस रूल 2002 में लिखे गए हैं। अगर आप अकॉर्डिंग टू पेपर देखेंगे जो आपका सही आंसर है आप वही उसको क्या करोगे, ऑप्ट करोगे। तो आई थिंक सो आपके पेपर में पुलिस रूल 2022 दिया हुआ था, तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। अब वो कहता है कि A/B is 2/3 and B/C is 4/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ A/C। वैसे तो ढेर सारे तरीके हैं, अगर आप इसको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन से करोगे, देखिए वो कहता है A/B/C, हम 3 लिख लेते हैं। अब कहता है A/B जो है वो 2/3 है, B/C जो है वो क्या है 4/5 है। B/C लिखी मैंने, A/B लिखी। कॉन्टिन्यूड का तरीका ये होता है कि हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को ऊपर 3 से, क्योंकि डबल शेयर आ रहा है B का, फिर ऊपर वाले 3 को किससे करते हैं 5 से, ताकि जो रेशोज हैं वो बैलेंस्ड रहें। अब देखें 4 2s आर 8/4 3s आर 12/5 3s आर 15। अगर इसमें से मैं A/C देखूं तो मेरा जवाब 8/15 आ रहा है। तो 8/15, 8/15 जो है वो आपका क्या था, सही आंसर था। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमने A/C की कीमत निकालनी है। देखिए A/B इज इक्वल टू 2/3, मैं A/B इज इक्वल टू 2/3 लिख सकता हूँ। B डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा A इज इक्वल टू 2/3B। ये 2B जो है ये 2 के साथ होगा, नीचे 3 के साथ नहीं होगा। इसी तरह से आप C की वैल्यू निकाल सकते हैं। B/C इज इक्वल टू 4/5, B/C इज इक्वल टू 4/5। अब आपने यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है, बेसिकली C की। तो मैं कहता हूँ कि C उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, B यहीं पे ठहरा रहेगा 4/5C। अब ये रकमें इधर आएंगी तो उलट जाएंगी, ये हमारे पास बनेगा B × 5/4 इज इक्वल टू C। इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे A/C, तो फिर भी आपका ऑप्शन जो है वो क्या आएगा 8/15। आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस वे से भी करो इसको, लेकिन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला क्वाइट इजी है, आसान है। अब ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है इस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट, तो 1975 के एक्ट के तहत जो है ना ASF को क्या किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। सूरह फातिहा सेकंड नेम, सूरत फातिहा के ढेर सारे नाम हैं। बहुत सारी सोर्सेज कहती हैं कि सूरत फातिहा के 10 नाम हैं, कहीं कहीं पे गूगल बताता है कि 20 नाम भी हैं। जैसे हम इसको कहते हैं उम्मुल किताब, आपके पेपर में ये था, तो राइट आंसर जो है सूरत फातिहा का उम्मुल किताब है। हम इसको उम्मुल कुरान भी बोलते हैं। इसी तरह से हम उम्मे रुकैया रेमेडी भी इसका नाम है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि बेसिकली उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, उम्मुल रुकैया, तो ये सारे जो हैं बेसिकली क्या है, अलहम्द, ये भी सूरह फातिहा का नाम है। तो ढेर सारे नाम हैं। सीज़ फायर मीन, सीज़ फायर का मतलब ये होता है कि जंग बंदी कर देना, जैसे ईरान और अमेरिका के दरमियान चल रही है। अ टेम्परेरी, लाजमी नहीं है कि परमानेंट हो, टेम्परेरी पॉज बिटवीन दी पार्टीज़, कि जो जंग लड़ रही हैं उनके दरमियान जो पॉज आता है हम उसे क्या बोलते हैं, सीज़ फायर बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कहता है कि इजमा मीन्स, इजमा का मतलब आप अपने अकॉर्डिंग टू पेपर देखेंगे, गैदरिंग तो नहीं है। इजमा का मतलब ये है कि जब कभी भी इस्लाम को कोई मसला दरपेश आता है, उसके ऊपर जो उलमा इकट्ठे होते हैं, गैदर होते हैं उलमा, और गैदर होने के बाद एक दूसरे की राय लेते हैं और बैठकर इज्तिहाद करते हैं मिलकर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इजमा।
अब मैं मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर इस्लाम में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तो भैंस नहीं थी, तो जब अफ्रीका के जंगलों से भैंस दरियाफ्त हुई तो फिर इजमा किया गया कि क्या भैंस हलाल है, उसका दूध हलाल है या हराम है। तो फिर देखा गया कि उसकी सारी कैटेगरीज गाय के हिस्से की तरह की हैं, तो उसको जो है ना फिर हलाल करार दिया गया। तो दैट मीन्स कि वो सारे उलमा इकट्ठे होकर किसी एक ख़ास मुद्दे के ऊपर जो इस्लाम में कुरान और सुन्ना में वाज़ेह अहकाम ना हो, उस पर बैठ के जो कंसेंसस करते हैं, गैदरिंग करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? इजमा बोलते हैं। कहता है टोटल फिक्स्ड फ़ी ऑफ कार्ड इज़ 750, टोटल फ़ी इतनी है। इफ़ 30 ID कार्ड्स आर बीइंग मेड, हमने 30 कार्ड बनाए हैं 2250 में, व्हाट इज़ द प्रोसेसिंग अमाउंट ऑफ वन कार्ड, एक कार्ड की प्रोसेसिंग अमाउंट क्या होगी। अब जो है ना हमने एक कार्ड की निकालनी है। पहले तो हम ये देखते हैं ना कि 2250 टोटल लगे हैं, 30 हमने कार्ड बनाए। अब 2250 लगे हैं, लेकिन 750 तो फिक्स फ़ी है, देनी है, तो मैं इसमें से 750 को माइनस कर लेता हूँ। 0 में से 0, 5 में से जाएगा 0 आ जाएगा, 2200 में से 7 को मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास 15 आ जाएगा, तो 1500 है। अब कहता है एक कार्ड की कितनी है, टोटल कार्ड तो 30 है, 1500 पे मैं 30 को क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। 3 5 15 0, तो 50 आपके पेपर के अंदर जो 50 आंसर था दैट वाज द राइट। यहाँ लड़के से गलत लिखा गया 60 आई थिंक, तो 50 वुड बी द राइट आंसर। तो एक कार्ड की कीमत जो है वो 50 रुपये होगी। फिर कहता है कि फाइंड 12.5% ऑफ 640, वैसे तो हम पहले भी कर चुके हैं। 12.5% का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई बाई 1/100, या 1/100 लिखूँ, या मैं इसको लिखूँ 12.5/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 640 की जगह वैसे 40 आ जाएगा। अब अगर ये वाली मैं जो पॉइंट है इशारिया इसको ख़त्म करूँगा तो नीचे 10 का इजाफा करूँगा। अब 0 से 0 कैंसर, 5 2s are 10, 5 5s are 25, ये जो है ना 5 2s are 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 5 5s are 25, 5 4s are 20, 4 1s are 4, 24 है, 6 आ जाएगा, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 वुड बी दी राइट आंसर। तो 12.5% का मतलब होता है ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई 640। फिर उर्दू मीनिंग ऑफ लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब होता है किसी चीज़ को मुख्तसर करना, जिस्ट देना। तो जो मुख्तसर है वो आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। फिर उसने पूछा परनीशियस, परनीशियस का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो नुकसानदेह हों, जैसे परनीशियस वीड्स होती हैं पौधों के अंदर, फसलों के अंदर, ऐसी जड़ी बूटियाँ जो नुकसानदेह होती हैं, उनके लिए टर्म यूज़ की जाती है एग्रीकल्चर में परनीशियस की। तो नुकसानदेह जो है वो आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। फिर स्टेट बैंक जो है कहता है कि रेजिंग पॉलिसी रेट्स देता है टू कंट्रोल विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, किस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्या करता है, रेजिंग पॉलिसी देता है। अब रेजिंग पॉलिसी का मतलब ये है कि वो ना जब आप स्टेट बैंक से या किसी बैंक से कर्जा लोगे, कर्जे के ऊपर जो है ना ऊपर का जो इंटरेस्ट है उस रेट को बढ़ा देता है। मिसाल के तौर पर जैसे रिसेंटली वो 10%, 10.5% ले रहा था स्टेट बैंक, उसने बढ़ाए हैं 11.5% कर दिए। अब वो क्यों कह रहा है ऐसा, क्योंकि जो ही वो ये प्राइस बढ़ाएगा लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, जब पैसा नहीं मिलेगा तो वो चीज़ें ख़रीद नहीं सकेंगे, कोई चीज़, लग्जरीज, गाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें जब वो ख़रीदेंगे नहीं तो जो है ना इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि डिमांड से ही किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती जाए महंगाई बढ़ती जाती है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वुड बी द राइट आंसर के डिमांड्स को कंट्रोल करने के लिए वो मॉनिटरी वैल्यू अपना मॉनिटरी प्राइस जो है या एसबीपी रेजिंग पॉलिसी जो है मॉनिटरी पॉलिसी उसका इंटरेस्ट बढ़ा देता है, किस वजह से कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है उसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। फिर इस्लाम इज़ बेस्ड ऑन, ये तो बहुत ही आसान है, कुरान और सुन्नह के ऊपर है। तो इस्लाम की सारी सोर्सेज जो हैं, नस जो हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, कुरान एंड सुन्नह से। कहता है 50% डिस्काउंट ऑफ 1025 का 15% डिस्काउंट जो है वो कितना होगा, 15% का, फिर 15/100 मल्टीप्लाई बाई 1025, आप इसको हल करेंगे तो 153.75, तो 153.75 जो है वॉज दी राइट आंसर। ये उसके ऊपर क्या है, डिस्काउंट है 1025 पे। कहता है इफ़ यू रीच एट अ क्राइम प्लेस एंड फाउंड समथिंग वेट एंड क्लॉथ्स वेट विद ब्लड, कि ब्लड से हैं, विच एक्शन वुड यू टेक। सबसे पहले तो हम ये श्योर करेंगे कि एरिया को कार्डन करें, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उनको कंटामिनेट होने से रोकें।
तो आपका जो ऑप्शन है सिक्योर द सीन टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड इंश्योर सेफ्टी वाज योर राइट आंसर। फिर कहता है सोल फंक्शन ऑफ एएसएफ इज, सोल फंक्शन जो है एएसएफ का वो पर्सनल और प्रॉपर्टी की हिफाजत करना एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं है, ओनली पैसेंजर्स नहीं है, बल्कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी और वहाँ पे एयरपोर्ट की जो भी प्रॉपर्टी है उन सब की हिफाजत करना जो है वो एएसएफ का सोल फंक्शन है। तो पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वुड बी दी राइट आंसर। फिर कहता है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड ऑर्डर। तो आर्टिकल 25 जो है वो क्या करता है, इक्वालिटी है, हर बंदा कानून की नज़र में क्या है, बराबर है। 25A एजुकेशन के हवाले से है। आफ्टर 15% डिस्काउंट सेल प्राइस ऑफ थिंग इज 8500, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। अब कहता है कि कोई भी चीज़ थी, देखिए मैं कहता हूँ ये कोई भी चीज़ है वो x थी, उसके ऊपर हमने 15% डिस्काउंट दिया, मतलब कि 15% माइनस कर रहा हूँ उसमें से, हमने ये डिस्काउंट दे दिया किसके ऊपर, x के ऊपर, उसी वैल्यू के ऊपर। और कहता है कि डिस्काउंट देने के बाद वो चीज़ कितने की बनी, 8500 की बनी, 8500 की। अब मैं इसको हल करता हूँ, x माइनस 15 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 8500। अब 5 3s आर 15, 5 20s आर 100। अब देखिए नीचे 20 है, ऊपर 3 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। 1 and 20 का एलसीएम 20 निकलेगा, 20 के ऊपर 1 को डिवाइड करेंगे तो जवाब 20 आएगा। उस 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 20x माइनस 20 को 20 पे डिवाइड करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3x वैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू 8500। इसका मतलब है कि 17x आ जाएगा इज इक्वल टू 8500। ये 20 डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 17 इधर भी डिवाइड करें, 17 को इधर भी डिवाइड करें, 17 5s आर 85, 2 0 वैसे लग जाएंगे, 500 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10,000। यानी कि कोई भी आर्टिकल था, हमने उसके ऊपर 15% डिस्काउंट दिया, तो उसमें से 15% को मैंने माइनस किया। ये दोबारा x मैंने क्यों लगाया, वजह इसी का 15% निकालना है ना, इसी चीज़ का, तो मैंने दोबारा से उसको x लिखा। कहता है कि फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो आपका वहां पर जो जवाब था, टू मैनेज द इलेक्शन एट इट्स ऑल रिक्विजिशन, जितनी भी चीज़ें होती हैं एक्शंस के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, उनको कंडक्ट कराना, मैनेज कराना जो है ना, वो इलेक्शन कमीशन का फंक्शन है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स परफॉर्म्स विच फंक्शन, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म करती है। दो फंक्शन ही है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML और काउंटर टेररिज्म फंक्शन, टेररिज्म को रोकना। ये FATF के क्या हैं, मेन फंक्शंस हैं। अगर वो ग्रे एरियाज़ में पूछेगा तो ग्रे एरियाज़ में उन कंट्रीज़ को रखा जाता है जिनमें टेररिज्म जो है वो, या टेररिज्म के लिए पैसे जो है क्या हो रहे होते हैं, सर्कुलेट हो रहे होते हैं, तो उसके ऊपर फाइनेंशियल पाबंदियाँ बिठाई जाती हैं, कोई मुल्क उससे ट्रेड नहीं करता। फिर कहता है हु इज़ इंक्लूडेड इन मजलिस शूरा, वहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन थे, प्रेसिडेंट भी शामिल था। मजलिस शूरा के जो है ना सिर्फ दो हैं, नेशनल असम्बली एंड सेनेट। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है मजलिस शूरा। पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, एक है सेनेट और दूसरा जो है आपके पास नेशनल असम्बली है, बस। तो नेशनल असम्बली एंड सेनेट वाज द राइट आंसर। फिर है कि हु वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन इन द इंसिडेंट कमांड सिस्टम। इंसिडेंट कमांड सिस्टम के अंदर जो पहला स्टेप ये है कि आप मौका के ऊपर जाएं और वहां पर जो है कमांड को संभाल लें, असेस द कमांड एट द स्पॉट। अब सुनने में ये भी आया, ढेर सारे स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि ये पूछा गया था कि आपको जो कमांड सेंटर के अंदर जो हेड हैं, जो लीडर हैं, वो कितने कमांड ऑफिसर होने चाहिए। तो एक सेंट्रल कमांड ऑफिसर हो जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर होनी चाहिए। अब यह आप अकॉर्डिंग टू MCQs देखोगे। कहते हैं विच आर्म्ड फोर्स वर्क्स इंटरनली इन पाकिस्तान फॉर लॉ इन्फोर्समेंट। तो लॉ इन्फोर्समेंट के लिए पाकिस्तान के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस काम करती हैं, पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, क्योंकि मिलिट्री का काम तो पाकिस्तान के बॉर्डर्स को सिक्योर करना है। पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है, लॉ इन्फोर्समेंट करानी है, वो पैरामिलिट्री, और ये रेंजर्स जो है ये पैरामिलिट्री में आता है। तो योर राइट आंसर वुड बी दी रेंजर्स। उसके बाद है नेक्स्ट MCQs, कहता है कि रोल ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट।
रोल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है ये प्रोविंशियल रिफ्ट्स को ख़त्म कराना है, यानी कि सूबों के अंदर हारमनी क्रिएट करना, सूबों के अंदर हमागी क्रिएट करना। ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है ये आर्टिकल 153 के साथ बनाई जाती है, आर्टिकल 154 के तहत ये काम करती है। किस चीज़ के आर्टिकल? 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 153 के तहत बनाई जाती है, 154 के तहत क्या करती है? काम करती है। आर्टिकल 153 के मुताबिक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के 8 मेंबर्स हैं। इसका जो चेयरमैन होता है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है, 4 सूबों के CM उसके नीचे काम करते हैं, 5 लोग ये हो गए। कोई भी 3 बंदे जो फेडरल मिनिस्टर हों, PM उनको इसका मेंबर बना सकता है। 18वीं तरमीम के बाद इसके ऊपर लाजिम है कि ये 90 डेज़ के अंदर एक बार ज़रूर मिलेगी, ताकि सूबों में हम आंगी चले, वो लोग आपस में डिस्कस कर सके, चारों सूबों के CM एक दूसरे के साथ बैठ सके। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास 7, 6, 10, 8, 9 आर नंबर्स एंड देयर फ्रीक्वेंसीज आर 2, 2, 5, 1, 2, फाइंड देयर मीन। तो अब इसका मतलब ये है कि 7 की फ्रीक्वेंसी जो है मैं लिख देता हूँ, 7 की फ्रीक्वेंसी है 2, 6 की फ्रीक्वेंसी है 2, 10 की फ्रीक्वेंसी है 5, 8 की फ्रीक्वेंसी है 1 और 9 की फ्रीक्वेंसी जो है वो है 2। कहते हैं इनकी एवरेज निकालें। एवरेज का फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। x बार का मतलब है एवरेज मालूम करना, सिग्मा x का मतलब होता है ये वाली वैल्यूज़ को जमा करना। यानी कि 7 को मैं जमा करता हूँ, फिर मैंने थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दी है, फिर मैं 6 को जमा करता हूँ, फिर मैंने जगह खाली छोड़ी है, फिर मैं 10 को जमा करता हूँ, फिर जितनी भी टोटल वैल्यूज़ होंगी उन पे ऊपर डिवाइड कर दूंगा। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज़ का मतलब ये है कि 7 जो है वो 2 बार आएगा, 6 भी जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 बार आएगा, 10 जो है वो 5 बार आएगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 5 कर देता हूँ। फिर 8 1 टाइम आना है और 9 जो है फिर वो 2 बार आना है। अब 5 बार 10 है, 2 बार 6 है, 5 2 7, 7 2 9, 1 10, 10 2 12, टोटल जो है मैं 12 पे क्या कर दूंगा डिवाइड, में इसको हल करूंगा तो 8.5 आएगा। आसान सी बात यह है कि 7 2s are 14 प्लस 6 2s are 12 प्लस 10 5s are 50 प्लस 8 1s are 8 प्लस 9 2s are 18। अब इनकी जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको जमा कर लें, 2 प्लस 2 4 प्लस 5 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12। तो देखिए मैंने 12 पे क्या किया हुआ डिवाइड, टोटल को 12 पे डिवाइड करेंगे, जो भी जवाब आएगा 8.5 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। कहता है कि विच ऑब्लिगेटरी पेमेंट इज पेड बिफोर ईद उल फित्र आफ्टर द रमदान व्हाट इज कॉल्ड? तो इसको फितराना बोला जाता है, ज़कातुल फित्र बोलते हैं, सदका फित्र बोलते हैं। तो जो ईद नमाज पढ़ने से पहले, ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने से पहले पहले क्या कर दिया जाता है? अदा कर दिया जाता है। कहते हैं 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में क्या कुछ शामिल है? 5 पिलर हैं जिसमें है नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा। तो 5 पिलर्स में उसके अलावा पहला जो है वो तौहीद है, कलमा तैयबा। तो ज़कात वाज दी राइट आंसर। आपके पेपर में ज़कात का ऑप्शन दिया हुआ था, तो ज़कात जो है वो क्या इसका ठीक जवाब है। और जितने क्वेश्चंस हम तक पहुँचे मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं, होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।